अगर मैं ये कहूँ कि स्टॉक मार्केट में या किसी भी बड़े फाइनेंशियल फैसले में सबसे बड़ा दुश्मन कोई गलत स्ट्रैटेजी या खराब डेटा नहीं है, बल्कि खुद इंसान के शरीर के हार्मोन्स हैं, तो शायद ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। हाँ, मतलब आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि फाइनेंस की दुनिया सिर्फ नंबर्स, लॉजिक और स्प्रेडशीट्स पर चलती है। बिल्कुल। हमें लगता है कि हमारे फैसले एकदम सटीक और ठंडे दिमाग से लिए गए हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असल में हमारा शरीर और उसके केमिकल्स दिमाग को कई बार पूरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं। और यही मुद्दा सबसे ज्यादा हैरान अंगेज है। देखिए, हम इंसान खुद को बहुत रैशनल या तर्कशील समझते हैं। हमें लगता है कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह डेटा प्रोसेस करता है ना? हाँ, वही तो। लेकिन बायोलॉजी हमें एक अलग ही कहानी सुनाती है। जब पैसा दांव पर लगा होता है, तब हमारा शरीर बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे किसी जंगल में एक खतरनाक जानवर का सामना करते वक्त करता है। सही कहा। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी दिमाग और शरीर के अजीब रिश्ते को समझने वाले हैं। सुनने वालों के लिए हमारे पास आज कुछ ऐसी हैरानगेज रिसर्च है जो पुरानी धारणाओं को तोड़ती हैं। जी बिल्कुल। हम कैम्ब्रिज के न्यूरोसाइंटिस्ट और पूर्व वॉल स्ट्रीट ट्रेडर जॉन कोट्स की किताब द आर बिटवीन डॉग एंड वुल्फ का विश्लेषण करेंगे। साथ ही एक ऐसी एफएमआरआई स्टडी पर नजर डालेंगे जिसमें प्रोफेशनल ट्रेडर्स के दिमाग को स्कैन किया गया था, और रिवेंज ट्रेडिंग जैसी चीजों पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये उठाएंगे कि क्या हम वाकई अपने फैसले खुद लेते हैं या हमारी बायोलॉजी हमसे वो फैसले करवाती है। एग्जैक्टली। इसे समझने से चाहे कोई मीटिंग की तैयारी कर रहा हो या बस अपडेट रहना चाहता हो, हर किसी को अपने फैसलों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। शुरुआत उस किताब के टाइटल से करते हैं, द आवर बिटवीन डॉग एंड वुल्फ। एक फाइनेंस की किताब का नाम ऐसा क्यों है? देखिए, ये टाइटल अपने आप में एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजी और बायोलॉजी को दर्शाता है। द आवर बिटवीन डॉग एंड वुल्फ असल में एक पुरानी फ्रेंच कहावत है, लर ऑन्थ्रिशियन ए लू। अच्छा। हाँ, ये दिन के उस घोड़ुली यानी ट्वाइलाइट या डस्क के समय को कहते हैं, जब सूरज ढल रहा होता है और रोशनी इतनी धुंधली हो जाती है कि सामने खड़ा जानवर ठीक से दिखाई नहीं देता। ओह, यानी आप फर्क नहीं कर पाते। बिल्कुल। इंसान फर्क नहीं कर पाता कि वो एक पालतू कुत्ता है जो सुरक्षा और वफादारी का प्रतीक है, या फिर एक जंगली भेड़िया जो खतरे और अनिश्चितता की निशानी है। बाप रे, ये इमेज तो दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती है। तो अगर इसको हम फाइनेंस या रिस्क टेकिंग से जोड़ें, तो क्या ये वैसा ही है जैसे एक आम शांत इंसान किसी हाई प्रेशर सिचुएशन में अचानक एक आक्रामक या अग्रेसिव रूप ले लेता है? हाँ, वही। एक पल में वो कुत्ता है और अगले ही पल वो भेड़िया बन जाता है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। और ये बदलाव सिर्फ एक सोच या मूड स्विंग नहीं है, ये एक पूरा बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन है। बायोलॉजिकल कैसे? जॉन कोट्स, जो खुद वॉल स्ट्रीट पर ट्रेडर रह चुके हैं, उन्होंने देखा कि जब ट्रेडर्स लगातार मुनाफा कमाते हैं, यानी विनिंग स्ट्रीक पर होते हैं, तो उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। बायोलॉजी की भाषा में इसे विनर इफेक्ट कहते हैं। लेकिन एक मिनट, एक जंगल की लड़ाई जीतने और कंप्यूटर स्क्रीन पर हरे रंग के नंबर्स देखकर पैसे कमाने में क्या कनेक्शन है? दिमाग इन दोनों को एक जैसा क्यों देखता है? क्योंकि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो इन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, वो हजारों साल पुराना है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से जब जानवरों में कोई एक लड़ाई जीतता है तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का एक स्पाइक आता है। राइट। ये उसको आगे आने वाली लड़ाइयों के लिए और ज्यादा निडर बनाता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, दर्द सहने की क्षमता बढ़ जाती है। दिमाग इसको सर्वाइवल एडवांटेज मानता है। समझ गए। अब आते हैं मॉडर्न दुनिया में। कंप्यूटर स्क्रीन पर जब कोई बड़ा मुनाफा होता है तो दिमाग उसे शिकार पकड़ने या लड़ाई जीतने जैसा ही मानता है। ओह वाह! यानी जीतने से केमिकल रिएक्शन शुरू होता है जो इंसान को आगे और बड़ा रिस्क लेने के लिए उकसाता है। हाँ, और यही एलिवेटेड टेस्टोस्टेरोन उनका आत्मविश्वास और रिस्क लेने की भूख दोनों को इतना बढ़ा देता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वो कभी हार ही नहीं सकते। रिस्क उन्हें खतरा नहीं बल्कि एक और इनाम लगने लगता है। बिल्कुल। कोट्स का मानना है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में जो बबल्स बनते हैं, जब किसी चीज के दाम बिना किसी लॉजिक के आसमान छूने लगते हैं, वो असल में इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से बनते हैं। हर कोई जीत के नशे में होता है और खुद को भेड़िया समझने लगता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन रुकिए, अगर ये सिर्फ जीतने का नशा है तो इसका उल्टा क्या होता है? मार्केट हमेशा ऊपर तो नहीं जाता ना। सही बात है।
जब अचानक मार्केट गिरता है या कोई बड़ा नुकसान होता है, तब हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है? उस वक्त ये भेड़िया क्या करता है? हारने पर या मार्केट में भारी उतार चढ़ाव आने पर, जिसे वॉलेटिलिटी कहते हैं, हमारा शरीर एक अलग ही इमरजेंसी मोड में चला जाता है। तब टेस्टोस्टेरोन की जगह कॉर्टिसोल कंट्रोल ले लेता है। कॉर्टिसोल? हाँ, कॉर्टिसोल हमारा मुख्य स्ट्रेस हार्मोन है और ये थोड़ा बहुत नहीं बढ़ता। लंदन के ट्रेडर्स पर की गई एक फील्ड स्टडी के अनुसार 1-2 हफ्ते के वॉलेटिलिटी पीरियड में उन ट्रेडर्स में कॉर्टिसोल का लेवल 68% तक बढ़ गया था। वीट 68%? ये तो एक बहुत ही भयंकर फिजियोलॉजिकल स्पाइक है। बहुत ज्यादा। लेकिन इस बढ़े हुए कॉर्टिसोल का फैसलों पर क्या असर होता है? क्या लोग और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं? देखिए, सतर्क होना एक चीज है, लेकिन कॉर्टिसोल इंसान को डर के मारे पैरालाइज कर देता है। इस स्टडी में देखा गया कि ट्रेडर्स की रिस्क प्रीमियम, यानी रिस्क लेने पर ज्यादा रिटर्न मांगने की क्षमता और उनका रिस्क एपेटाइट 44% तक गिर गया। ओह, मतलब लोग बिल्कुल डर जाते हैं। हाँ, जब कॉर्टिसोल लंबे समय तक हाई रहता है तो एक स्टेट पैदा होती है जिसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। लर्न्ड हेल्पलेसनेस यानी एक ऐसी स्थिति जहां इंसान मान लेता है कि वो कुछ भी कर ले, हारते हैं। बिल्कुल। इसे आकांक्षी निराशा या इर्रेशनल पेसिमिज्म भी कह सकते हैं। दिमाग कहता है कि अब सब कुछ तबाह होने वाला है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस इर्रेशनल पेसिमिज्म की वजह से ही मार्केट क्रैशेस आमतौर पर उम्मीद से ज्यादा लंबे चलते हैं। क्योंकि लोग खरीदारी नहीं कर रहे होते। हाँ, जब मार्केट सही दाम पर होता है तब भी लोग डर के मारे खरीदारी नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर का कॉर्टिसोल उन्हें रिस्क लेने से रोक रहा होता है। भेड़िया वापस एक डरे हुए पिल्ले में बदल जाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे सोर्सेस से एक स्पेसिफिक उदाहरण निकालकर थोड़ा पुशबैक देना है। जी बताइए। अगर कॉर्टिसोल हमें डराता है और रिस्क लेने से रोकता है, तो फिर लोग अचानक नुकसान के बाद और बड़े बेवकूफ़ी भरे रिस्क क्यों लेते हैं? आप रिवेंज ट्रेडिंग की बात कर रही हैं? हाँ, रिवेंज ट्रेडिंग ट्रैप सोर्स के अनुसार जब लोगों को नुकसान होता है तो उनके अंदर एक लॉस अवर्जन की फीलिंग आती है। दिमाग के लिए जीतने की खुशी से दोगुना ज्यादा दर्द हारने का होता है, और इस दर्द को इंस्टेंटली खत्म करने के लिए लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। सही कहा। यानी और बड़ा रिस्क लेते हैं ताकि सारा नुकसान एक झटके में वापस आ जाए, जिसे हेल मैरी ट्रेड भी कहते हैं, जहां लोग अपने रूल्स तोड़कर अचानक पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं। तो मेरा सवाल ये है, क्या इसका मतलब हम अपने केमिकल्स के गुलाम हैं और हमारा लॉजिक पूरी तरह फेल हो जाता है? ये एक बहुत ही सटीक पॉइंट है और असल में बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सीधा कनेक्शन है। रिवेंज ट्रेडिंग उस लर्न्ड हेल्पलेसनेस से बचने की एक इम्पल्सिव और आखिरी कोशिश होती है। इंसान का दिमाग उस नुकसान के दर्द को झेल नहीं पाता, तो वो पैनिक कर जाता है। हाँ, दिमाग में एक तरफ कोर्टिसोल डर पैदा कर रहा है और दूसरी तरफ दिमाग उस डर से छुटकारा पाने के लिए डेस्परेट हो रहा है। इस डेस्परेशन में दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है और एक इम्पल्सिव कदम उठाता है। जैसे क्रिकेट के आखिरी ओवर में बिना सोचे समझे आंख बंद करके छक्का मारने की कोशिश करना। बिल्कुल। और ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स में हमारा फ्री विल और लॉजिक सच में बहुत कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ कॉर्टिसोल अकेले काम नहीं कर रहा होता। तो और क्या होता है? ये एक पूरा हार्मोन्स का कॉकटेल होता है। जब एक हेल मेरी ट्रेड लेने की सोच बनती है तो डोपामीन एक्टिवेट होता है। डोपामीन सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एंटिसिपेशन या उम्मीद का हार्मोन है, जो गैम्बलर जैसी आदत बनाता है। राइट। उसके साथ एड्रेनलिन रिलीज होता है जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा करता है। अब सामने कोई लड़ने के लिए फिजिकल दुश्मन तो है नहीं, तो इंसान अपने कंप्यूटर स्क्रीन और मार्केट से ही लड़ने लगता है। ये पूरी तरह से फाइट रिस्पॉन्स है। और इस कॉकटेल में एक और इंग्रेडिएंट है जो सुनकर शायद विश्वास ना हो, ग्रेलिन। ये पेट में बनने वाला हार्मोन है जो भूख लगने पर रिलीज होता है। वेट, भूख? एक पेट का हार्मोन स्टॉक मार्केट के फैसले डिसाइड करेगा? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? यही तो बायोलॉजी का सबसे रोचक हिस्सा है। इवोल्यूशनरी नजरिए से देखिए, एक भूखा जानवर कैसा होता है? उसे खाना ढूंढने के लिए सेफ जगह से बाहर निकलकर खतरा मोल लेना ही पड़ता है। उसको अब रिस्क लेना पड़ता है सर्वाइवल के लिए। एग्जैक्टली। इसलिए जब ग्रेलिन का लेवल हाई होता है तो दिमाग रिस्क लेने की क्षमता बढ़ा देता है। सोर्सेस क्लियर करते हैं कि भूखे होने पर इंसान ज्यादा इंपल्सिव और रिस्की फैसले लेता है। तो टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स अपनी जगह हैं, लेकिन अगर पेट खाली है तो दिमाग बायोलॉजी की सुनेगा।
मतलब खाली पेट ट्रेडिंग करना या कोई बड़ा बिजनेस फैसला लेना बहुत ही बुरा आइडिया है। अब समझ आ रहा है कि बड़ी डील से पहले लोग बिजनेस लंच क्यों करते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं बल्कि अगले की रिस्क टेकिंग इम्पल्स को शांत करने का एक तरीका भी है। लेकिन इस सब में मुझे एक चीज परेशान कर रही है। क्या? अगर हर आम इंसान की बायोलॉजी ऐसी है तो जो प्रोफेशनल स्टॉक ट्रेडर्स हैं, जो रोजाना अरबों रुपए इधर से उधर करते हैं, उनका क्या? वो कैसे इस इमोशनल रोलर कोस्टर पर जिंदा बचते हैं? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरत अंगेज है वो ये कि एफएमआरआई रिसर्च पेपर में इसका जवाब मिलता है। जब एक्चुअल ट्रेडर्स को एक स्कैनर के अंदर डालकर उनके दिमाग का स्कैन किया गया और उनसे हाई स्टेक्स रिस्क वाले काम करवाए गए तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आई। क्या देखा उन स्कैन्स में? उनके दिमाग के दो हिस्से, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जिसे हम वीएमपीएफसी कह सकते हैं, और न्यूक्लियस अकम्बेंस बहुत एक्टिव थे। ये हिस्से दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर हैं, यानी इनाम और उसकी वैल्यू समझने का केंद्र। ठीक है, ये तो आम बात लगती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रिसर्चर्स ने इन ट्रेडर्स के एमिगडाला को देखा। एमिगडाला वही हिस्सा ना जो हमारे दिमाग का स्मोक डिटेक्टर या फायर अलार्म होता है, जो खतरा देखते ही बजने लगता है और डर पैदा करता है। बिल्कुल वही। आम लोगों में जब वो बड़ा रिस्क लेते हैं तो ये अमिगडाला तेजी से एक्टिव होता है और खतरे का अलार्म बजाने लगता है। लेकिन इन प्रोफेशनल ट्रेडर्स में ये दिमाग का स्मोक डिटेक्टर आम लोगों के मुकाबले बहुत ही कम एक्टिव था। रुकिए, मुझे ये बात ठीक से समझने दीजिए। क्या इसका मतलब ये है कि सालों तक मार्केट के उतार चढ़ाव झेलने के बाद इन ट्रेडर्स ने अपने दिमाग के इस डर के स्विच को ही पूरी तरह से बंद करना सीख लिया है? सुपरफिशियल लेवल पर ऐसा ही लगता है। तो क्या वो लिटरली डर महसूस करना ही भूल गए हैं और साइकोपैथ्स की तरह बिहेव करते हैं? अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो न्यूरोसाइंस और न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें अलग कहानी बताती हैं। इन ट्रेडर्स ने डर को खत्म नहीं किया है, उन्होंने अपने दिमाग की वायरिंग बदल ली है। वायरिंग बदल ली है? कैसे? देखिए, जब अमिगडाला अलार्म बजाता है तो आम इंसान पैनिक करता है, लेकिन इन ट्रेडर्स के दिमाग में एक दूसरा हिस्सा ओवर एक्टिव हो जाता है जिसे डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या डीएलपीएफसी कहते हैं। तो ये डीएलपीएफसी क्या काम करता है? इसे आप दिमाग के अंदर बैठे एक समझदार अडल्ट या अडल्ट इन द रूम की तरह देख सकते हैं। ये एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिक, प्लानिंग और कॉग्निटिव कंट्रोल का हिस्सा है। हाँ, समझ रही हूँ। यानी एक्सपीरियंस के साथ इन ट्रेडर्स का दिमाग डर के सिग्नल को दबाता या ब्लॉक नहीं करता, बल्कि डर की जगह लॉजिक और एनालिसिस को आगे रखता है। ओह, यानी उन्होंने उस जंगली भेड़िए को मारा नहीं है, उन्होंने डीएलपीएफसी के रूप में उस भेड़िए पर एक मजबूत पट्टा बांध दिया है। बिल्कुल सटीक। या उसके हाथ से स्टीयरिंग व्हील छीन लिया है। जब अलार्म बजता है तो इमोशन की जगह लॉजिक और एनालिसिस को कंट्रोल दे दिया जाता है। सही पकड़ा। उनका दिमाग हाई रिस्क सिचुएशंस में पैनिक वाले फाइट और फ्लाइट मोड में जाने के बजाय कैलकुलेटेड और डिलिबरेट प्रोसेसिंग मोड में चला जाता है। यही उनकी असली ताकत होती है जो उन्हें नए लोगों से अलग बनाती है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? अगर ये सब टेस्टोस्टेरोन का नशा, कॉर्टिसोल की घबराहट और ग्रेलिन की भूख का खेल है, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? सॉल्यूशंस को हम दो स्तर पर देख सकते हैं। पहला है सिस्टमिक सॉल्यूशन, जो बड़े पैमाने पर लागू होता है। जॉन कोट्स अपनी किताब में एक बहुत ही पावरफुल सुझाव देते हैं। क्या है वो सुझाव? उनके मुताबिक ट्रेडिंग फ्लोस पर हार्मोन्स के इस विस्फोटक माहौल को शांत करने का सबसे बेहतर तरीका है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बढ़ाना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी सिर्फ अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग नहीं, बल्कि ऐसी बायोलॉजी वाले लोग जिनका हार्मोनल मेकअप अलग हो। हाँ, विशेष रूप से जेंडर और एज डाइवर्सिटी। औरतों में मर्दों के मुकाबले सिर्फ 10 से 20% टेस्टोस्टेरोन होता है। अच्छा। इस बात को फाइनेंस फील्ड की एक मशहूर स्टडी बार्बर और ओडीन की रिसर्च ने प्रूव दी किया है। उनकी स्टडी में पाया गया कि सिंगल वुमन ने सिंगल मेन को रिटर्न्स में लगभग 1.5% से मात दी। वाह, ये डेटा बहुत कुछ कहता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि औरतें बेहतर ट्रेडर्स हैं क्योंकि वो रिस्क नहीं लेती? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो रिस्क लेने से डरती हैं। फर्क यह है कि उन्हें जीत का वो नशा उतनी जल्दी नहीं चढ़ता जो विनर इफेक्ट में होता है। राइट, वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होती। बिल्कुल, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बेवकूफियों भरे ट्रेड्स यानी ओवर ट्रेडिंग नहीं करती हैं। साथ ही एक और पॉइंट भी है, उम्र का। उम्र बढ़ने के साथ मर्दों में भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है, जबकि कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा स्टेडी हो जाता है। ओह, इसलिए उम्र दराज लोग या ओल्डर मेन के फैसले ज्यादा ठंडे दिमाग वाले होते हैं। सही कहा। वॉरेन बफेट जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स ने अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस क्यों दिया?
क्योंकि उनका दिमाग टेस्टोस्टेरोन के ऊपर नीचे होने से मुक्त हो चुका था और LPPFC पूरी तरह से कंट्रोल में था। ये तो हुई सिस्टम और फाइनेंस इंडस्ट्री को ठीक करने की बात, लेकिन एक आम इंसान जो अपने लेवल पर फैसले ले रहा है वो क्या कर सकता है? वो अपनी बायोलॉजी को कैसे बैलेंस करे? एक आम इंसान के लिए भी बहुत प्रभावी तरीके हैं। डॉक्टर रेटी और कानेमैन के हवाले से सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज? लेकिन बॉडी की एक्सरसाइज दिमाग की ट्रेनिंग कैसे बन जाती है? देखिए, यहाँ एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ फिट रहना नहीं है, बल्कि कॉग्निटिव ट्रेनिंग या दिमागी कशमकश की ट्रेनिंग है। साइंस बताता है कि जब हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो हम शरीर पर अक्यूट स्ट्रेस या छोटी मियाद का स्ट्रेस डाल रहे होते हैं। राइट। इस अक्यूट स्ट्रेस से निपटने के लिए शरीर एक खास प्रोटीन रिलीज करता है जिसे BDNF या ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहते हैं। ये दिमाग के लिए फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। फर्टिलाइजर की तरह? हाँ, ये न्यूरॉन्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। इस अक्यूट स्ट्रेस से निपटने की आदत इंसान को मजबूत बनाती है और क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लंबे समय तक चलने वाले मार्केट के तनाव या कॉर्टिसोल से लड़ने की ताकत देती है। तो एक्सरसाइज सिर्फ फिट रहने के लिए नहीं, अपने हार्मोन्स और इमोशन को ट्रेन करने के लिए जरूरी है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि नुकसान हो गया, कॉर्टिसोल ब्लड में फैल चुका है, रिवेंज ट्रेडिंग का मन कर रहा है, उस पल एक्सरसाइज का वक्त तो नहीं होता, तब कोई क्या करे? ऐसे पलों के लिए रिवेंज ट्रेडिंग ट्रैप सोर्स हमें सबसे जरूरी नियम देता है। इसे द मैंडेटरी टाइम आउट रूल कहते हैं। टाइम आउट? जैसे बच्चों को गुस्सा आने पर शांत होने के लिए बिठा दिया जाता है? असल में ये बिल्कुल वैसा ही है, और ये बचपना नहीं बल्कि ठोस बायोलॉजी है। नियम ये है कि किसी भी बड़े नुकसान के बाद कम से कम 30 मिनट के लिए स्क्रीन से दूर हट जाना चाहिए। 30 मिनट क्यों? क्योंकि आपके खून में जो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का फ्लड आया है उसका एक हाफ लाइफ होता है। उसको धीरे धीरे मेटाबोलाइज होने में यानी असर खत्म होने में करीब 20 से 30 मिनट लगते हैं। जब तक वो केमिकल्स ब्लड में तैर रहे हैं आपका दिमाग लॉजिक सुन ही नहीं सकता। ओह, तो उन 30 मिनटों में शरीर को शांत होने का मौका मिलता है और वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस कंट्रोल लेता है। बिल्कुल। अगर उस टाइम आउट को फोर्स ना किया जाए तो रिवेंज ट्रेडिंग की बेवकूफ़ी होना तय है। तो इस चर्चा को अब हम समेटने की कोशिश करते हैं। इस पूरे विश्लेषण से सबसे बड़ा निचोड़ ये निकलता है कि चाहे आप स्टॉक मार्केट में हो या जिंदगी में कोई बड़ा फैसला ले रहे हो, इस माइंड बॉडी फीडबैक लूप को समझना जरूरी है। सही बात है। थकान और दर्द सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि केमिकल्स में होते हैं। एक अच्छा फैसला लेने के लिए अच्छी नींद, सही न्यूट्रिशन और ठंडे दिमाग का होना उतना ही जरूरी है जितना कि अच्छा डेटा होना। और इसी बात पर मैं डीप डाइव को एक नए और गहरे विचार के साथ खत्म करना चाहूंगा जिसके बारे में सबको सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। अगर हमारा पूरा फाइनेंशियल मार्केट और उसके उतार चढ़ाव इंसानी हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन की ग्रीड और कॉर्टिसोल के डर पर चलते हैं तो जरा सोचिए उस दिन क्या होगा जब AI एल्गोरिदम्स पूरी तरह से मार्केट्स को चलाएंगे। ओह वाओ, AI के पास तो हार्मोन्स नहीं होते। बिल्कुल। एल्गोरिदम्स में ना टेस्टोस्टेरोन होता है, ना डर, ना भूख और ना ही ग्रेलिन। क्या बिना इन इंसानी एनिमल स्पिरिट्स के हमारा मार्केट बिल्कुल परफेक्ट और शांत हो जाएगा, या फिर हम वो इंसानी जोश और इनोवेशन खो देंगे जो एक डॉग को वुल्फ बनाता है? ये एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। क्या वाकई हमारी कमजोरियां ही हमारी असली ताकत है? खैर, इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए